राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला टॉपिक है, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आई होप आपको पीछे वाला है एकदम प्रॉपर है वो याद हो गया होगा। कल हमने क्या पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने एक तो उससे जो कि फंडामेंटल राइट्स है उससे संबंधित एक टॉपिक बचा हुआ था हमारा कि मौलिक अधिकारों में कितने कितने संशोधन किए गए, तो उसकी बात कर रहे थे। फिर हमारे डीपीएसपी वाला राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला टॉपिक है वो हमने स्टार्ट भी कर दिया था और उससे रिलेटेड हमने 2-4 आर्टिकल भी पढ़ लिए थे। तो फटाफट से पहले वाला रिविजन कर लेते हैं। डीपीएसपी की बात करें तो ये हमारे जो कि आयरलैंड से लिया गया है और ये जो कि देश को चलाने के लिए एक आधारभूत ढांचा है। इसका उल्लंघन करने पर हम कहीं नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, वो नहीं। फिर हम बात कर रहे थे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो कि होते हैं डीपीएसपी। आर्टिकल 36 में सीधी सीधी बात बताई गई है, राज्य की परिभाषा है उसमें बताई गई है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होता है। जैसे संघ की संसद है और कार्यपालिका, न्यायपालिका इसके अंदर शामिल नहीं होती, और वो ही राज्य की है, विधायिका है, कार्यपालिका है, लेकिन न्यायपालिका शामिल नहीं होती। और कौन कौन सी, जैसे कि पंचायती राज संस्था है और राज्य की ऐसी संस्थाएं जिसका पोषण है वो राज्य सरकार कर रही है। ये सब की सब आर्टिकल 36 में बताई गई है। आर्टिकल 37 में है क्या बताया गया, आर्टिकल 37 में बताया गया कि डीपीएसपी है एक तो ये परिवर्तनीय नहीं है, इसका उल्लंघन करने पर हम जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं जा सकते हैं, और देश को चलाने के लिए एक ये आधारभूत ढांचा है, ये बातें हैं। फिर आर्टिकल 38 में है वो कौन सी बातें बताई गई, आर्टिकल 38 में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वही न्याय जो हमने है जो कि प्रस्तावना में देखे थे। अब आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक हम जो कि आर्टिकल 39 वाला है उसको देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, शायद हमने आर्टिकल 39 वाला भी देख लिया था। चलो फिर देख ही लेते हैं एक बार फिर से। आर्टिकल 39 ये थोड़ा सा बड़ा है, फटाफट से देख लेते हैं। आर्टिकल 39 में के पहले में ये बात बताई गई है कि महिला व पुरुषकार को रोजगार का समान अवसर दिया जाएगा। सीधा ही बोल देती हूँ, शायद हमने कल पढ़ लिया होगा कि महिला व पुरुष को समान रोजगार के अवसर है वो दिए जाएंगे। बी में बताया गया कि राज्य है जो कि भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सबका हित हो, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो चाहे वो अमीर वर्ग हो। सी में बताया गया है, इसमें भौतिक संसाधनों की बात की गई है, भौतिक संसाधनों की, और इसमें आर्थिक संसाधनों की बात है वो की गई है, इसमें रोजगार की बात की गई है। सी में बताया गया कि भाई राज्य आर्थिक संसाधनों का भी वितरण इस प्रकार करेगा कि सबका हित हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। डी में बताया गया है कि ये जो कि कोई भी मान लो महिला मान लो पुरुष मान लो, उनको है जो कि एक तो समान रोजगार के लिए समान वेतन है वो दिया जाएगा, कि सभी को समान रोजगार हो तो समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो कैसा भी काम हो। पुरुष कर रहे हैं तो महिला भी कर रहे हैं, महिला कर रहे हैं तो वेतन भी समान होना चाहिए। डी हो गया। ई में और क्या बताया गया, ई में बताया गया कि राज्य है या कोई भी मान लो कि कोई भी काम है उसमें महिला हो पुरुष हो बच्चे हो, उनको ऐसा काम नहीं दिया जाना चाहिए जो उनकी उम्र के या कोई सामर्थ्य के अनुरूप हो। बेचारे से होता ही नहीं है। जैसे कि हम कुछ भी काम कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे को कह दे कि लो ये तगारी है नीचे से ऊपर लेके जाओ, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता, बेचारे की अभी तक उम्र ही नहीं है, वो सामर्थ्य ही नहीं है उस काम को करने के लिए। तो एफ जो कि ई में है बताए गए कि बच्चे नहीं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो या फिर वो बच्चे हो, उनको है ऐसा काम नहीं देना चाहिए जो उनकी उम्र के सामर्थ्य के अनुरूप हो। ये ई में बताए गए। एफ में है जो कि एक बात बताएंगे कि बच्चों को एकदम है जो कि स्वच्छ वातावरण है वो उपलब्ध करवाना चाहिए, बच्चों को है स्वच्छ वातावरण है वो उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि वो रोगी न हो, रोग से बच सके, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एफ में बताए गए। फिर हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 39वें में कैपिटल ए को जोड़ा गया, उसमें बताया गया कि समान न्याय
एक तो सबके साथ क्या होना चाहिए, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता है वो दी जानी चाहिए, निशुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए, विधिक सहायता दी जानी चाहिए। बस ये थोड़ा सा और ध्यान रखना। ये जोड़ा गया 39वां का। ए है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है, ये जोड़ा गया। बस ये फटाफट से आप देख लो, फिर हम आगे चलते हैं आर्टिकल 40 वाला और क्या कहता है। फिर से देख लो 39वें के ए में महिला व पुरस्कार को रोजगार के समान अवसर दिए जाने चाहिए। राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सबका हित हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। सी में कह दिया कि आर्थिक संसाधनों का वितरण है वो इस प्रकार करेगा। डी में कहा गया है कि महिला व पुरुष को समान रोजगार के लिए क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। ई में बता दिया कि स्त्री पुरुष बच्चों को ऐसे काम नहीं दिए जाने चाहिए जो उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुरूप हो। एफ में बता दिया कि छोटे बच्चे होते हैं या बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो रोगी न बन सके। 39वें के ए में बताया गया समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता है वो दी जानी चाहिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जोड़ा गया। ये हमारा 39वां था। फिर हम आगे चलते हैं 40 वाली। ये आर्टिकल एकदम छोटे छोटे, कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में पूरे के पूरे लपेट ले। आगे देखते हैं 40 वाला। आर्टिकल 40 और क्या कह रहा है। आर्टिकल 40 में सीधी सीधी बात बताई गई है कि पंचायती राज संस्था है इसकी स्थापना करो। आर्टिकल 40 में बताया गया है पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था की स्थापना है वो की जानी चाहिए, जो कि ग्रामीण वर्ग है या ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी क्या होना चाहिए, कुछ विकसित है वो होना चाहिए। इसको है कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भारत में है, राजस्थान में है। ये सबसे पहले है कहां से स्टार्ट हुआ, नागौर के बगदरी गांव से। लेकिन वो छोड़ो, हमें तो सिर्फ इतना देखना है आर्टिकल 40 में पंचायती राज संस्था की है वो डिमांड की गई है और भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा है पंचायती राज संस्था को जोड़ा गया था। फिर आगे आ जाओ आर्टिकल 41 में और क्या कहा है। 40 में बस इतनी बातें हैं, आर्टिकल 41 में और क्या कहा है। आर्टिकल 41 में सीधी सीधी बात की गई है कि मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई बेरोजगार व्यक्ति है, इनके लिए क्या करनी है, इनकी कुछ विशेष सहायता है या इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है वो किए जाने चाहिए। जैसे वृद्ध की बात करें तो वृद्ध पेंशन योजना है, बेरोजगार की बात करें तो मनरेगा है, तो ये भी एक प्रकार का रोजगार ही है। तो इसमें है कहा गया कि वृद्ध है, विकलांग है या बेरोजगार है, इनकी क्या करनी चाहिए, कुछ विशेष सहायता की जानी चाहिए, विशेष सहायता की जानी चाहिए, जानी चाहिए। बस आर्टिकल 41वें में इतनी बात बताई गई है। 3 को है विशेष प्रावधान मिलने चाहिए, वृद्ध को, विकलांग को या कोई बेरोजगार बैठा है उनको कुछ विशेष सहायता दी जानी चाहिए। 41वें में इतनी बात थी। आगे आ जाओ आर्टिकल 42वें में। आर्टिकल 42वां में क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 42वें में कहा गया कि कोई भी महिला किसी भी काम पे कार्यरत है, कोई महिला है कहीं पे भी अगर वो काम कर रही हैं और वो गर्भवती है तो उनकी क्या मिलनी चाहिए, उनको कुछ प्रसूति सहायता है वो दी जानी चाहिए। तो बस इतनी सी बात की गई है कि कोई भी या कार्यरत महिला को कुछ प्रसूति सहायता है वो दी जानी चाहिए। कार्यरत या गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता है वो दी जानी चाहिए। बस इतनी सी बात कही गई है, प्रसूति सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए बाय द वे एक एक्ट भी बनाया गया था, मातृत्व है जो कि मातृ अधिनियम एक्ट, मातृत्व एक्ट ऐसा ही 1961 में था, तो इसको भी थोड़ा सा लिख लो। मातृत्व एक्ट, मातृत्व अधिनियम कुछ ही लिख लो 1961।
इसमें कहा गया कि पहले इसमें जो कि 12 हफ्तों का कहा गया कि 12 हफ्ते तक है जो कि महिला काम पे भी नहीं आएगी, बल्कि उनका वो रोज वो वेतन वगैरह है वो भी मिलता रहेगा। तो पहले है इसमें है जो कि 12 हफ्ते थे, 12 हफ्ते थे, लेकिन फिर इसको बढ़ा के लगभग है जो कि 24 हफ्ते कर दिए गए। कब किए गए? 2017 में किए गए थे। 2017 में इनको बढ़ा के हैं लगभग 24 हफ्ते कर दिए कि भाई कोई महिलाएं उनको इतने दिन तक काम में नहीं आना है और टाइम टू टाइम है उनको वेतन भी मिलता रहेगा। बस ये है 42वां। 40वें में पंचायती राज संस्था की स्थापना है। 41वें में वृद्ध है, विकलांग है, बेरोजगार को कुछ विशेष सहायता है वो दी जानी चाहिए। 42वें में कार्यरत जो कि कार्यरत गर्भवती महिला को कुछ प्रसूति सहायता है वो दी जानी चाहिए। और मातृत्व अधिनियम 1961 के द्वारा पहले 12 हफ्ते थे, फिर इसको बढ़ा के 2017 में है 24 हफ्ते वो कर दिए गए। फिर हम आगे आते हैं आर्टिकल 43 में और कौन सी बातें हैं वो बताई गई। तो इतना सा समझ में आ गया होगा। चलो आगे आर्टिकल 43 वाला और देख लेते हैं, उसमें और क्या बातें कही गई हैं। ये बस छोटे छोटे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 43 की बात करें तो इसमें है जो कि कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी की बात है वो बताई गई है। आर्टिकल 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी है वो बताई गई। निर्वाह योग्य मजदूरी, बस इतनी सी बात है। वो आर्टिकल 43 में कहा गया है कि ये तो नाम से पता चल रहा है निर्वाह योग्य मजदूरी में इतना काम कर लो ताकि आपकी कुछ बेसिक सहायता जो कि बेसिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। रोटी कपड़ा मकान है, बस इतना सा तो काम करो और इसके अनुसार है आपको वेतन है वो मिल जाएगा। निर्वाह योग्य मजदूरी है वो की जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 43 में भी ए और जोड़ दिया, ए इसके साथ ही है। 43 में के ए में कहा गया कि भाई अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, उसके लिए है जो कि प्रबंधन मजदूरी है वो मिल जानी चाहिए। आपको है जो कि प्रबंधन हिस्सेदारी है आपकी होनी चाहिए। मजदूरी की तो बात हमने 43वें में कर ली। 43वें में ए में कहा गया कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको है जो कि प्रबंधन मजदूरी है, मजदूरी में आपकी हिस्सेदारी हो जानी चाहिए। तो कहीं पे भी कार्य कर रहे हो तो छोटा सा नाम लिखूं तो प्रबंधन हिस्सेदारी आपकी होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, शॉर्ट में लिख लो प्रबंधन हिस्सेदारी है वो होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है वो कही गई आर्टिकल। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 43 के पी में और क्या कहेंगे। आर्टिकल 43 के पी की बात करें तो इसमें कहा गया कि भाई आपको ये है जो कि एक तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 43वें के बी में ये भी बात कह दी कि कोई भी मजदूर हो उनको ये जो कि अधिकार है कि वो भी कोई भी उद्योग वगैरह है वो खोल सकता है। कोई भी उद्योग अगर खोलना चाहता है वो खोल सकता है। तो 42वें में कहा गया कि मजदूरों को कोई भी उद्योग खोलने का अधिकार है। उद्योग खोलने का क्या है? अधिकार है, का अधिकार, सीधा ही लिख लो बस। ये बात बताई गई आर्टिकल 43 के ए में बी में। ए में बताई गई कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी प्रबंधन मजदूरी है वो होनी चाहिए, प्रबंधन मजदूरी या हिस्सेदारी है आपकी होनी चाहिए। 43 के बी में बताए गए हैं मजदूरों को जो कि कोई भी मजदूर हो उनको या कोई कुटीर उद्योग खोलने की या कोई उद्योग खोलने की, बेटर रहेगा कुटीर उद्योग लिख लो आप, तो कि कोई छोटे उद्योग मान लो या बड़े उद्योग मान लो, कुटीर उद्योग की क्या है उनको अधिकार है एकदम से, तो आप कर सकते हो। फिर हम बात आते हैं आर्टिकल 44वें पे। आर्टिकल 44वें में और क्या गया, ये तो 43 वाला तो हो गया। 44वें की बात करें तो इसमें है जो कि बात की गई है, एक तो है सिविल मामले, एक है इसमें है जो कि सीधी सी बात बताओ तो यूसीसी की बात है वो की जा रही है। इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें कुछ मामलों की बात की जा रही है। एक तो होती है इसमें जो कि सिविल मामले होते हैं, एक होते हैं जो कि आपराधिक मामले। दो भागों में बांटा गया है तो उन दोनों का हम थोड़ा सा जिक्र है वो कर लेते हैं, यहाँ पे तो आएगा नहीं तो चलो इनको एक साथ ही देखते हैं। आर्टिकल 44वें को 43 वाला हो गया हमारा। आर्टिकल 44वें में और क्या करना है इसका जिक्र है हमने जो कि अभी
थोड़े दिन पहले ये जो कि जनवरी के आसपास सुर्खियों में भी रहा था यूसीसी। तो इसकी बात करें तो आर्टिकल 44 वाला इसमें है, दो प्रकार के मामले हैं वो हो सकते हैं। एक तो होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले। आपराधिक मामले, इन दोनों की चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं सिविल मामले। सिविल मामले है वो होते क्या है। अगर हम इनकी बात करें तो ये होते हैं जो कि व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, मतलब समझे तो देखो फिर से समझो, यानी कि फिर से और बताऊं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो लड़ रहे हैं आपस में, व्यक्ति लड़ रहे हैं, व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति है, किस काम के लिए, कोई भी हो सकता है। जैसे कोई मान लो तलाक का मामला है, इसके बीच में है सिविल मामले में राज्य है, बीच में नहीं आएगा। तलाक का मामला हो सकता है, कोई संपत्ति का मामला हो सकता है, कोई मान लो किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है, गोद लिया जा रहा है, तो वो हो सकता है, या कोई विवाह से संबंधित हो सकता है। ऐसे से कुछ हम कह सकते हैं कि भाई कोई तलाक का है, संपत्ति का है, गोद का है, विवाह का है, यानी कि व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, राज्य इनके बीच में वो नहीं आएगा, वो होते हैं सिविल मामले। वो वाला और रह गया आपराधिक मामले। इनकी बात करें तो इसमें है जो कि व्यक्ति और राज्य के बीच में होता है, व्यक्ति बनाम राज्य होता है, या सीधा ही लिख दो व्यक्ति वर्सेज राज्य। समझे नहीं, व्यक्ति भला राज्य के साथ क्यों लड़ेगा, तो इसको देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कहीं पे भी मान लो आपकी चोरी हो गई, आपका मान लो कि कोई भी पॉकेट वगैरह है वो चोर ले गया, फिर आप जाओगे राज्य के पास, सरकार के पास जाओगे कि आपने तो कहा था हम आपके जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे तो कोई भी है चोर है कुछ भी लूट के लेके जा रहा है, आप तो कुछ नहीं करते, आप हमारे जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा भी नहीं करते, इसका मतलब आप किसके साथ लड़ रहे हो, राज्य के साथ लड़ रहे हो। तो ये हो गया भाई आपके आपराधिक मामले। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, कोई चोरी है मान लो, कोई डकैती वगैरह का काम है, किसी की हत्या करने का काम है, ऐसे कुछ दंगे हैं वो आपराधिक मामले में आते हैं। कोई लड़ाई हो गई, कोई आपको है जो कि मार पीट के चला गया, सरकार आपके जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही, तो आप क्या कर जाओगे, जो कि राज्य के पास जाओगे, सरकार के पास जाओगे कि आप तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हो, काहे क्यों आप तो ये सारे होते हैं आपराधिक मामले। फिर हम देखते हैं कि इनके हैं जो कि अलग अलग कानून है वो बनाए गए हैं। आपराधिक मामले की बात करें तो इनमें है, इसमें एक तो लिख लेना, तो अपराध भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार और आपको याद है तो वो भी लिख लेना। कोई मारपीट का है, लड़ाई का है, चोरी का है, हत्या का है, कोई अपराध मान लो, वो आपराधिक मामले में आता है। इसके लिए है कानून है वो पूरे भारत में एक जैसे, या पूरे भारत में मान लो, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग कानून, या पूरे भारत ने अपने एक कानून है वो बना रखे हैं आपराधिक मामलों के लिए। मेन बात आती है ये वाले सिविल मामले, क्या इसमें है वो राज्य अपने अलग अलग कानून बना सकता है क्या, तलाक से संबंधित, गोद से संबंधित, या संपत्ति से, विवाह से संबंधित, इनका क्या बनाएगा भाई, इनमें तो व्यक्ति है वो आपस में लड़ रहे हैं, सरकार तो इनके बीच में भी नहीं आनी, तो क्या इस मामले में है वो जो कि कानून है वो बनाए जा सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स। अब तक है वो गोवा में है वो बनाया गया था, 2025 से पहले सिर्फ गोवा में बना था, और गोवा में भी भारत सरकार ने नहीं बनाया। गोवा में जब पुर्तगालियों का अधिकार था उस समय है गोवा में सिविल एक्ट है या यूसीसी है, वो है जो कि यूसीसी है वो लागू हो गया था गोवा में, कब, पुर्तगालियों के समय, पुर्तगालियों के समय। क्या गोवा एक में ही यूसीसी लागू है क्या, यूनियन सिविल कोड, सिर्फ गोवा में एक में ही नहीं, 2025 में है जो कि उत्तराखंड ने भी यूसीसी है वो लागू कर दी, उत्तराखंड ने भी यूसीसी है वो लागू कर दी, कब की, 2025 में, लगभग है 27 जनवरी के आसपास। उस समय इनके जो कि सीएम थे वो कौन थे, उनका नाम था पुष्कर सिंह था शायद,
उन्होंने है जो कि उत्तराखंड में है, यूसीसी है, यूनियन सिविल कोड है, वो लागू कर दिया। ये थोड़ा सा याद रखना। आर्टिकल 44 में सिविल मामले या आपराधिक मामले। सिविल मामले क्या होती है? व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति। आपराधिक होते हैं व्यक्ति वर्सेज राज्य। सिविल मामले में कोई तलाक है, संपत्ति है, गोद है, विवाह है, इससे संबंधित कानून है, वो अब तक है सिर्फ गोवा में बने थे। गोवा में भी कौन बना के गए थे? पुर्तगाली बना के गए थे। लेकिन 27 जनवरी 2025 को है उत्तराखंड में भी किसकी सरकार थी? पुष्कर सिंह की सरकार थी, उस समय ये लागू हो गया था। आपराधिक मामले में व्यक्ति वर्सेज राज्य, कोई चोरी है, अपराध है, हत्या है, लड़ाई है, मारपीट है, इससे संबंधित कानून है, ये पूरे भारत में या पूरे राज्य में अपने अलग अलग है, वो बना दिए हैं। तो ये है इतनी सी बात हमारी आर्टिकल 44 की। आगे चले आर्टिकल 45 में और क्या कहा गया है, उससे पहले ये थोड़ा सा है वो देख लो। तो ये फटाफट से थोड़ा सा उतार लो, फिर आगे चले आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में और क्या करना है तो उसकी बात करते हैं। उससे पहले ये हो गया होगा आपका, छोटी सी बात थी। अब तो और ही छोटे छोटे। आर्टिकल 45 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से जो बच्चे हैं, 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको है एकदम शिक्षा है, वो प्राथमिक शिक्षा है, वो अनिवार्य है। तो उसकी बात करते हैं आर्टिकल 45 में भी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा है, वो अनिवार्य रूप से है, वो दी जानी चाहिए। बस इतनी सी बात कही गई है। 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए 6 वर्ष के। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 46 में भी और क्या कहना है। आर्टिकल 46 में यहाँ पे सिर्फ 6 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। आजकल क्या होता है, आजकल होता है 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं, उससे पहले उसके हाथ में बोतल थमाई, बैग थमाई और क्या कर दिया, वैन में बैठा दिया बेचारे को। और वो भी इंग्लिश मीडियम में आंगने में बने होते हैं, वो एबीसीडी पूरे दिन बच्चा है उस पर कूदता रहता है और कहता है हमारा बच्चा है जो कि स्कूल जाके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग बच्चा है जो कि 6 वर्ष तक का हो जाए, उसके बाद है उनको आर्टिकल के अनुसार जो कि अकॉर्डिंग है वो ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 46 में और क्या गए, आर्टिकल 46 में बात कही गई है कि अनुसूचित जाति या कोई अन्य अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको क्या करना है, कुछ विशेष अधिकार है वो देने हैं। तो इसमें कहा गया है एक तो जो कि अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, जनजाति या कोई अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष अधिकार है वो दिए जाने चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। बस ये बात कही गई आर्टिकल 46 की। 47 की ओर कर लेते लगते ही। इसमें सीधा सीधा है विशेष अधिकार है वो बताए गए एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग को। 47 में और क्या गए, 47 में कहा गए कि भाई सभी का है एक तो जीवन स्तर है, जीवन स्तर है, पोषण है, वो क्या होना चाहिए, वो कुछ जीवन स्तर है, पोषण है, उनमें कुछ क्या किया जाना चाहिए, कुछ सुधार है वो किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा है लोगों के जीवन स्तर का या पोषण का सुधार किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। कौन करेगा? राज्य करेगा, किया जाना चाहिए। ये बात बताई गई आर्टिकल 47 में। राज्य है लोगों के जीवन स्तर का, राज्य के पोषण का, उनमें क्या करेगा, सुधार है वो किया जाना चाहिए। आर्टिकल 47 में ये बात है वो बताई गई। आर्टिकल 48 और देख लेते हैं, उसमें और क्या बताएंगे। आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 में कहा गया कि पशुपालन है
या पशुपालन है उसमें क्या करना चाहिए, एक तो उसमें है जो कि वैज्ञानिक तकनीकी है वो लगाना चाहिए, और इसमें क्या करना चाहिए, संरक्षण या उसमें कुछ सुधार है वो किए जाने चाहिए। बस इतनी सी बात की गई है कि पशुपालन में क्या करना चाहिए, पशुपालन में है कुछ वैज्ञानिक तौर तरीकों से सुधार किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा पशु या पशुपालन, एक और लिख लो, पशु या पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा है सुधार किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए, सुधार किया तो जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और कहा कि जो बुच्चड़ खाने हैं उनको क्या करना हो, बंद करो। तो इसमें एक ये भी जो कि लाइन लिख लेना कि बुच्चड़ खानों को बंद किया जाना चाहिए, बुच्चड़ खानों को बंद किया जाना चाहिए। आर्टिकल किसमें कहा गया है, आर्टिकल 48 में, 48 वाले आर्टिकल में कहा गया है कि पशु व पशुपालन के जो कि तरीके हैं वैज्ञानिक तरीकों में कुछ सुधार किया जाना चाहिए और बुच्चड़ खानों को बंद किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 48 वाला इतना ही नहीं, आर्टिकल 48 वाले के ए में और कुछ बात बताई गई। इसमें कहा गया चलो पशुपालन वाला तो हमारा हो गया, लेकिन क्या करेंगे, कुछ वन को और बचाएंगे। तो वन को बचाते हैं, आर्टिकल 48 के ए में हम देखते हैं कि कोई भी मान लो वन है या कोई वृक्ष है, उनका क्या करो, संरक्षण करो, संवर्धन करो, वन और वन्य जीव को बचाओ, इनका संरक्षण करो। बस ये वाली बात हो रहा है आर्टिकल 48 के ए में, ये सीधा सीधा है। 45वें में 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 46 में अनुसूचित जाति व जनजाति को कुछ विशेष अधिकार दिए जाना चाहिए, 47 में है राज्य है लोगों के जीवन स्तर व पोषण जो कि पोषण आहार है इनमें कुछ सुधार करेगा। 48वें में पशुपालन, पशु या पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों में कुछ सुधार किया जाना चाहिए और बुच्चड़ खानों को बंद किया जाना चाहिए। ये है 48वां का। एक और देखते हैं कि वन और वन्य जीव में कुछ संरक्षण और संवर्धन है वो किया जाना चाहिए। तो ये वाला और देख लेते हैं कि 48वां का ए, इसने कह दिया कि वन व वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, जीवों का संरक्षण व संवर्धन किया जाना चाहिए। संवर्धन सब समझते हो, संवर्धन किया जाना चाहिए। संरक्षण तो कर लो, लेकिन है जो कि संवर्धन इससे भी बेहतर है, क्वालिटी है वो लेके आओ, इससे भी कुछ और है वो सुधार करो। ये है जो कि आर्टिकल 48 के ए में बताए गए। आर्टिकल 39 पे चलते हैं, वन और वन्य जीवों का बताया गया इसमें। फिर इससे रिलेटेड है एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, वो भी आएगा, उसमें 4 बातें और बता दें, वन वन्य जीव झील नदी इनकी बात और बता दी, और उसको हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 49 में इसमें क्या कहा गया कि आप कहीं भी कोई भी राज्य में या कहीं पे भी कोई पुराने स्मारक महल वगैरह बने हुए हैं उनका भी क्या करना है, हमें संरक्षण करना है, उनको हमें क्या नहीं करना है, तोड़ना फोड़ना नहीं है, उनका भी संरक्षण करो। तो प्राचीन स्मारक वगैरह है, स्मारक वह कोई मंदिर वगैरह है या कोई स्मारक कह दो या कोई महल वगैरह कह दो, उनका क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। तो पूरी लाइन लिखते हैं, प्राचीन स्मारकों वह कोई भी हम कह सकते हैं मंदिर वगैरह को क्या करना है, स्मारकों या महलों का संरक्षण करना, महल वगैरह कोष्टक में लिख लो, संरक्षण करना है, तोड़ना फोड़ना नहीं है, बचाना है इसको। ये आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में और क्या बात बताई गई, तो उसकी भी देख लेते हैं। आर्टिकल 50 में बात बताई गई कि जो हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका है उन विधायिका और कार्यपालिका है उनको पृथक पृथक रखना है, उनको एक साथ है वो नहीं लेके आना है। तो ये बात बताई गई हमारी आर्टिकल 50 में। इनको भी और थोड़ा देख लेते हैं कि हमारी जो कार्यपालिका और न्यायपालिका इनको है जो कि पृथक पृथक है वो रखना है।
तो ये बात बताई गई हमारे आर्टिकल 50 में। तो इसको भी है वो थोड़ा लिख लेते हैं कि कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक पृथक किया जाना चाहिए, को पृथक पृथक किया जाना चाहिए, अलग अलग है किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। बस ये बात हो रही है 50वें में। बचा हमारा आर्टिकल 1, आर्टिकल कौन सा है 51 वाला, तो उसकी भी इसी में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 51 वाले में, आर्टिकल 51 वाले में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई कि भाई हम कोई विदेश के साथ है जो संधि वगैरह कर रहे हैं उनका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। हम कोई मुद्दे छेड़ रहे हैं या कोई भी संधि वगैरह मान लो कोई अंतरराष्ट्रीय कोई संबंध है उनको अच्छे है वो बनाए रखने, विदेशों के साथ है वो अच्छे बनाए रखने हैं, कोई संधि वगैरह करनी है उनका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। ऐसी ही बातें हम बताएंगे कि जो कि विश्व शांति है वो भी बनाए रखनी। बस 2-4 बातें बताएंगे आर्टिकल 51 में भी। तो ये भी हम देख लेते हैं कि कोई भी मान लो अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए हमारे। क्या करनी है हमें, जो कि विश्व शांति है वो बनाए रखनी है, आवाज नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ये बताएंगे। और इसमें क्या बताएंगे कि किसी भी देश के साथ अगर हम संधि वगैरह कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या संधि कर रहे हैं तो हमें उनका क्या करना चाहिए, अच्छे से है वो पालन करना चाहिए, पालन है वो करना चाहिए। चाहे हम किसी भी देश के साथ या कोई किसी भी देश के साथ अगर हम संधि वगैरह कर रहे हैं तो उसका पालन है वो किया जाना चाहिए। ये हमें बताया गया आर्टिकल 51 में। तो हमारे आर्टिकल हम आर्टिकल 36 से लेके चले थे, आर्टिकल 51 तक हो गए। और एक बार फिर से देख लो 48वें के ए में वन और वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। 39वें में कोई प्राचीन स्मारक है उनका क्या करना है, संरक्षण करना है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक किया जाना चाहिए। 51 में अंतरराष्ट्रीय संबंध वगैरह की बातें हैं, विश्व शांति बनाए रखनी है। अगर हम किसी के साथ कोई संधि वगैरह कर रहे हैं तो उनका हमें क्या करना है, वो पालन करना है। तो ये बातें बताई गई है हमारी आर्टिकल 51 में। हो गए हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हो गए। और कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि मौलिक कर्तव्य, वो वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आई होप आपको आज वाला सेशन है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो वो भी बता दो। कल नेक्स्ट वाली हमारी पॉलिटी की क्लास होगी तो उसे उसमें सबसे पहले वाला है आपके वो क्वेश्चन है उसका आंसर है वो बता दिया जाएगा। और हम बात करेंगे कि ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है वो कल करवाएंगे डीपीएसपी में। तो चलो भाई आज वाली क्लास में इतना ही। और इससे संबंधित मेंस वाले क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग है, वो हम टेलीग्राम पे करेंगे। तो फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की गई। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली कल वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय हिंद।